यस। मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले तो प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज प्रिय विद्यार्थियों जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड प्रथम प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत का नवम सर्ग का व्याख्या भाग। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के जहाँ तक समाजोन्मुखता के योगदान की हम बात करते हैं या हिंदी काव्य को गुप्त जी का योगदान की बात करते हैं, तो गुप्त जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था समाज के क्षेत्र में। यदि हम थोड़ी देर के लिए बात करें कि अपनी रचनाओं में उदात्त चरित्र चित्रण को प्रधानता दी, गांधीवाद पर आस्था रखकर उन्होंने देश और समाज के उद्धार में सहयोगी बनाने की आकांक्षा स्पष्ट व्यक्त की। मतलब गांधीवादी विचारधारा को ध्यान में रखकर देश और समाज के उद्धार अर्थात ऊंचा उठाने के लिए, विकास के लिए बहुत अच्छा काम किया। और वे ग्राम, नगर, जनपद, अरण्य सभी के सामाजिक जीवन के पक्षधर थे। इसी कारण वे अपने कवि कर्म को समाजोन्मुख बनाने में सचेष्ट रहे। उन्होंने अन्य कवियों को इस दृष्टि से मार्गदर्शन भी किया। ऐसा नहीं कि खुद ही क्या किया आगे बढ़े, और कवियों ने भी क्या किया, एक तरह से क्या कि इससे प्रेरणा ली और क्या प्रेरणा लेकर क्या कि देश और समाज के लिए आगे बढ़े। और गुप्त जी ने नहुस, किसान, प्रदक्षिणा, झनकार, जय भारत आदि रचनाओं में अपनी समाजोन्मुखी काव्य चेतना को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की। इस संदर्भ में उन्होंने राजा प्रजा की सहभागिता को समाज हित के लिए आवश्यक बताया और इस तरह गुप्त जी की एक अति विशिष्टता मानी जाती है। इसी प्रकार हिंदी कविता के क्षेत्र में गुप्त जी का योगदान अमूल्य था। उन्होंने काव्य की माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को काव्य रचना के लिए व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध तथा कोमल कांत बनाने, उसे सब शक्तियों का सुंदर ढंग से प्रयोग करने और काव्य को समय की आवश्यकता अनुसार विविध विषय अपनाने का रास्ता दिखाया। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों को युगानुरूप व्याख्यातित कर देश की युगीन समस्याओं के समाधान भी उन्होंने प्रस्तुत किए। उन्होंने दूसरे कवियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होने के योग विविध काव्य रूप प्रस्तुत किए। ये सब गुप्त जी आदि शताब्दी तक की गई कठिन काव्य साधना ही कर पाए। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने क्या कि देश और विकास के योगदान में, देश और विकास आगे कैसे बढ़े, जनता को कैसे जागरूक किया जाए, जनता को क्या कि इसके लिए कैसे क्या कि एक तरह से आगे लाया जाए, सबको प्रेरणा के, सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बने। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त अपने युग के जीवन परिस्थितियों से, महापुरुषों से, प्रमुख विचारधाराओं से प्रभावित होता था। समर्थ कवि युग का मार्गदर्शन करने की भी क्षमता रखता है। कोई अच्छा कवि होगा, कोई क्या कि एक तरह से सामर्थ्यवान कवि होगा, वो क्या कि एक तरह से सबको प्रेरणा देने का क्या कि एक तरह से जरिया बनेगा, मार्गदर्शन देने की क्षमता रखता है। गुप्त जी का उपयोगितावादी दृष्टिकोण रहा है। उनका यह ध्यान रहा है कि जो लिखा जाए उससे पाठक को कोई लाभ भी हो, कोई प्रेरणा मिले। अर्थात सीधा सीधा अभिप्राय है कि चाहे कोई भी लिखे, चाहे मैं लिखूं, चाहे आप लिखे, चाहे कोई भी क्या कि एक तरह से रचनाकार, साहित्यकार, कोई कहानीकार, निबंधकार, नाटककार, कोई भी लिखे, परंतु उससे क्या कि प्रेरणा मिले, हमको आगे बढ़ने के लिए एक तरह से क्या कि एक अच्छा रास्ता मिले। वो काम क्या कि एक तरह से राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने किया। और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने जहाँ समस्या बताई वहाँ उसका समाधान भी किया। ऐसा नहीं कि समस्या को समस्या ही छोड़ दिया। जैसे कहते नहीं कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ आविष्कार जरूर है, जहाँ सवाल है वहाँ उसका जवाब भी जरूर है। हर चीज के एक सिक्के के दो पहलू है। तो वही बात के गुप्त जी के काव्य में देखने को मिलती है। और आगे केवल मनोरंजन के लिए, केवल मनोरंजन करने को वो काव्य का उद्देश्य नहीं मानते। वे समय के साथ समाज में परिस्थिति में आते गए परिवर्तन को ध्यान में रखकर काव्य रचते गए तथा पौराणिक कथनों के
कथानकों के चित्रण में भी समकालीन स्थितियों का समावेश करते रहे। इस दृष्टि से गुप्त जी की कालानुसरण विशेषता को यहाँ एक अलग अलग तरीकों से क्या व्यक्त किया जा सकता है। जैसे रामायण काल से गांधी युग तक की संस्कृति का चित्रण, ब्रज भाषा की रचनाओं से लेकर प्रयोगवादी ढंग की कविताओं का सृजन, और बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार उसमें ढलकर क्या आगे बढ़ने की चेष्टा है, प्रयास। कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का योगदान रहा। इतना ही नहीं, नवम सर्ग में उर्मिला के चरित्र का उत्कर्ष दिखाते हुए उसकी विरह वेदना का मार्मिक चित्रण उन्होंने किया, और इस चित्रण से उर्मिला के चरित्र की अनेक विशेषताओं का सुंदर प्रकाशन भी इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा न लेकर, ज़्यादा न कुछ कहकर पृष्ठभूमि के बारे में और अपने मेन बिंदु पर आते हैं। पहले मैं व्याख्या पढ़ाता हूँ। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत नवम सर्ग का व्याख्या भाग, फिर उसके कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता है, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विहलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, बचकर हाथ पतंगों को क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। कठिन शब्दार्थ, वृथा का अभिप्राय व्यर्थ, दहता का अभिप्राय जलता, प्रणय का अभिप्राय प्रेम। प्रसंग में प्रस्तुत अवतरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से यह अवतरित है। यह उर्मिला विरह से संबंधित है। उर्मिला दीपक और पतंगे के परस्पर प्रेम को आदर्श प्रेम और उभयनिष्ठ मानकर उसे प्रशंसनीय बतलाती है। इसी प्रसंग में वह अपनी सखी से कहती है, हे सखी, हम तो एक तरफा प्रेम निष्ठा का पालन कर रहे हैं। प्रेम तो वही पवित्र और निश्चल रहता है जो दोनों ओर पलता रहता है, उभयनिष्ठ पनपता रहता है। उर्मिला इसी संदर्भ में कहती है कि हे सखी, यद्यपि प्रेम से आकृष्ट होकर पतंगा भी जलता है। और मिसाल के तौर पर कि प्रेम से आकृष्ट होकर पतंगा भी जलता है तो दीपक भी निरंतर जलता रहता है। अर्थात प्रेम के कारण दोनों पक्षों को कष्ट सहना पड़ता है। प्रेम भाव तो प्रेम और प्रेमिका दोनों में समान रूप से उपेक्षित है। उदाहरण के लिए दीपक स्वयं जलता रहता है, परंतु वह अपनी लौ को हिलाकर अर्थात सिर को हिलाकर कहता है कि हे बंधु पतंगे, तुम व्यर्थ में ही मेरी लौ पर पड़कर क्यों जलते हो। परंतु पतंगा दीपक की इस बात को नहीं मानता है और लौ पर पड़ जाता है। इस प्रकार पतंगे के प्रेम में कितनी व्याकुलता है, इस आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम एक और नहीं अपितु दोनों ओर पलता है। आशय यह है कि प्रेमी और प्रेमिका के उद्देश्य में प्रेम का प्रसार समान रूप से होता है। प्रेम सदा उभयनिष्ठ रहकर पल्वित होता है। यही प्रेम का उदात्त एवं पवित्र स्वरूप है। आगे उर्मिला इसी प्रसंग में कहती है कि दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा उससे अलग नहीं रह सकता। दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा अर्थात क्या कि जब दीपक जलता है तो कीट पतंगा उसके इर्द गिर्द मंडराता है, इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि पतंगे को दीपक से क्या कि प्रेम है और उसमें क्या कि एक तरह से अपना बलिदान अर्थात अपने क्या कि एक तरह से प्राण भी गंवा देता है। उसी प्रकार इस कारण वह बचकर क्या करेगा। क्या प्रेम को छोड़कर प्राणों की रक्षा करना उचित है। क्या प्रिय तम के खातिर जले नहीं तो मरना चाहिए। अर्थात प्रियतम के विरह में उससे दूर हो जाने से तो मरना अच्छा है। प्रेम का निर्वाह करने के लिए प्राणों का मोह नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह सच्चा प्रेम नहीं होता है, परंतु जीवन से निराश होकर प्राण त्याग करना तो प्रेम की असफलता ही मानी जाती है। इसलिए प्रेम दोनों ओर से बना रहे, तभी वह सदैव बना रहता है। अर्थात सीधा और मोटा अभिप्राय यही है कि प्रेम एक ओर नहीं दोनों ओर पलता है। जैसे क्या कि कीट पतंगा होता है, दीपक के इर्द गिर्द मंडराता है। और उसी प्रकार किसी से हम प्रेम करते हैं तो प्रेम में क्या कि एक तरह से असफलता क्या कि हाथ लग जाए, परंतु बाद में क्या कि एक तरह से क्या कि सफलता आखिरकार अवश्य मिलती है, परंतु प्राण त्यागने की नौबत
आ जाती है, तो उसमें कभी डरना नहीं चाहिए। विशेष में दीपक पतंगा का दृष्टांत लेकर उर्मिला की विरह व्यथा का उचित दर्शा गया है। लोक मर्यादा के कारण यदि लक्ष्मण का विरह प्रदीप नहीं दिखाई दे, तथापि उनके हृदय में उर्मिला के लिए प्रेम अवश्य, अतः उर्मिला का विरह व्यथा से संताप्त रहना उचित ही है। पतंगा दीपक की लौ पर बार बार पड़ता रहता है तथा अंततः वह अपने प्राण गंवा देता है। इस प्रकार वह प्रेम के खातिर अपना जीवन समर्पित कर देता है। इसमें अनुप्रास, दृष्टांत, रूपक, समासोक्ति और आपेक्ष इत्यादि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।